Hello everyone. Today we will study about silicosis. Silicosis के बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं before its histopathology क्योंकि हमने histopathology study करनी है. Silicosis is a progressive occupational lung disease caused by silica crystals, but mainly from the silicon dioxide. जो कि हमारे पास आता है फ्रॉम माइनिंग, सैंड ब्लास्टिंग, फाउंडर वर्क, कंस्ट्रक्शन, पोट्री, सिरामिक एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग. और सिलिका पार्टिकल्स कैन easily reach alveoli and terminal bronchioles if their diameter is less than 10 micrometer in diameter. And it mainly affects the upper lobe of the lung predominantly, and also involves the higher lymph nodes, and the silicon nodules will be present throughout the lung parenchyma. अगर हम इसकी थोड़ी सी pathogenesis देखें, it basically involves 3 stages, 3 phases. Inhalation phase, first one. Second one is the inflammatory phase, and third one is the fibrosis phase. अब इसमें अगर हम देखें फर्स्ट वन, सिलिका पार्टिकल्स, सिलिकॉन क्रिस्टल्स, जब हम उन्हें इनहेल करते हैं दे गोज इनटू द लंग्स डेफिनेटली, जैसे अभी हमने बात की है. और लंग्स में यहाँ पे सबसे मेजर रोल कौन से सेल्स का है? ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस का. तो अगर हम इसको देखें तो न्यूट्रोफिल्स का रोल कहाँ पे आता है? जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट डिफेंडर्स ऑफ द बॉडी आर द न्यूट्रोफिल्स. जब भी कोई डस्ट पार्टिकल आएगा, जब भी कोई माइक्रोब आएगा, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. और उसके बाद दे आर लिंक्ड टू द मैक्रोफेजेस. तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स, सिलिका क्रिस्टल्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बट दे आर स्ट्रॉन्ग, तो डेफिनेटली दे विल रिक्रूट द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस हमारी वाइट आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म करते हैं. लेकिन जैसे ही सिलिकॉन पार्टिकल्स अपटेक होगा इनटू द मैक्रोफेज, तो सिलिकॉन पार्टिकल्स कॉजेज द डैमेज ऑफ द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से मैक्रोफेज के अपने लाइसोसोमल एंजाइम्स सारे रिलीज हो जाते हैं. देखो ना, वो मैक्रोफेज उसको ख़त्म करने आया था और यहाँ पे सिलिका ने ही मैक्रोफेज को ख़त्म कर दिया. जब उसके सारे एंजाइम्स ही ऐसे रिलीज हो जाएंगे तो देन डेफिनेटली मैक्रोफेज जो है वहाँ पे उसका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग एंड इट विल गोज टू द डेथ. मैक्रोफेज डेथ जो कि फास्ट एंड फैल पाथवे के थ्रू होगा. यू ऑल नो अबाउट द नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी. जब ये सारे एंजाइम्स रिलीज हुए, जिसमें आपके पास साइटोकाइंस हैं, कीमोकाइंस हैं, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स हैं बीटा, एंड फाइब्रोनेक्टिन है. और ये जो नेक्रोसिस फैक्टर है दैट डेफिनेटली द सुपर फैमिली ऑफ द नेक्रोसिस इसमें इन्वॉल्व है, जो कि फास्ट फैल पाथवे में भी हेल्प आउट करेगा. तो यहाँ तक तो फर्स्ट फेज, इनहेलेशन फेज में जब ये सारी चीज़ें रिलीज हो गई, अब सारा मटेरियल प्रिपेयर हो चुका है. तो जब मटेरियल प्रिपेयर हो चुका है तो देन इट विल स्टार्ट्स द सेकेंड फेज विच इज़ द इन्फ्लेमेटरी फेज. इन्फ्लेमेटरी फेज में डेफिनेटली सेल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज, ऑक्सीडेंट्स रिलीज होंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे फ्रॉम दीज सेल्स, and they will also stimulate the fibroblast so that कि अगर यहाँ पे कोई डैमेजिंग हो रही है तो साथ साथ थोड़ी सी हीलिंग भी स्टार्ट हो सके. फाइब्रोब्लास्ट जो है वो जैसे हम बैंडेज करते हैं वो वहाँ पे हेल्प आउट कर रही होती है. इन्फ्लेमेटरी फेज अगर प्रोसीड हो गई, इट विल लीड्स टू द फाइब्रोस्टिक फेज, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर जब पेशेंट जो है हमारे पास आएगा. तो फाइब्रोटिक फेज में आपके पास फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, कोलेजन डेपोजिशन, नोड्यूल फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस, अल्टीमेटली हार्ड नोड्यूल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा. दैट विल कॉजेज द इंजरी ऑफ द एपिथेलियल सेल्स.
चलो एक तरफ तो इंजरी ये करवा ही रहा है, आप देख रहे हो कि नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स एंड इंजर्ड फाइब्रोटिक श्रिंक्ड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लंग्स में क्या डिफरेंस हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, है ना। मतलब सिलिका इतना छोटा सा पार्टिकल और क्या ही उसने कर दिया है, ये काफ़ी नहीं था। ये ना सिर्फ डैमेजिंग कर रहा था बल्कि silica particles causes the cytotoxicity either by the direct pathway or the indirect pathway because it leads to the genotoxicity। ये हमारे ऑन्कोजीन्स के जो गार्ड्स होते हैं सप्रेस करने वाले सो दैट के कैंसर ना हो, कैंसर वाले जीन के जो गार्ड होते हैं वो उन गार्ड्स को किल कर देते हैं, जिसके वजह से कैंसर जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर मुसलसल फैक्टर रहा, सिलिका रहा, देन इट विल लीड्स टू द लंग कैंसर। तो इस सिलिकोसिस में हमें हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर क्या नज़र आएगा? सिलिकॉन नोड्यूल, एम्फाइसीमेटस ब्लैब्स सराउंडिंग द नोड्यूल्स एंड द इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, बेसिकली रेटिकुलन फाइबर्स की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। क्योंकि हम हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑन माइक्रोस्कोपी हमें अगर ये 3 फीचर्स मिल रहे हैं लंग्स के अंदर तो डेफिनेटली दैट्स सिलिकोसिस। सिलिकॉन नोड्यूल क्या चीज़ है? हमें इस तरह से चीज़ें नज़र आएंगी कि डायलेटेड एल्वुलाई होंगे, जहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन है सिलिकॉन नोड्यूल, उसके सराउंडिंग में जो एल्वुलाई हैं वो प्रेशर की वजह से डायलेटेड होंगे। अब इसमें सबसे सेंटर में आपको जो ये रेड स्पॉट नज़र आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज़ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ हेलेनाइज्ड कोलेजन, जो कि आपको एक ग्लासी अपीयरेंस जो है वो दे रहा होगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा हम देखें तो सिलिकॉन नोड्यूल में जो क्लासिक अपीयरेंस है, जो कि हमारे पास 2 लेयर्स में आएगी, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल एसेलुलर जोन है, जहाँ पे आपको रेड वर्ल्ड पैटर्न नज़र आ रहा है, कोई इसमें सेल्स मौजूद नहीं है। लेकिन पेरिफ्री में अगर आप देखोगे तो आपको सेल्स नज़र आएंगे, स्पेशली द लिम्फोसाइट्स आर द डोमिनेंट वन। लेकिन कुछ मैक्रोफेजेस भी आपको नज़र आएंगे, जैसे ये ब्लैक है, रेड एंड ब्लैक मैक्रोफेजेस, दीज आर बेसिकली द सिलिका लेडन मैक्रोफेजेस। जो कि ये वाले मैक्रोफेजेस और नॉर्मल मैक्रोफेजेस में क्या डिफरेंस होगा? एक तो इसमें सिलिका है, दूसरा इसका साइटोप्लाज्मिक जो है वो येलोइश कलर अपीयरेंस दे रहा होगा, और उसके दरमियान में ब्लैक डस्ट भी आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से एक सिलिकॉन नोड्यूल है, और जो कि बिल्कुल आप उसको देखो पेरीफ्री में, उसका अगर आप लेयर्स चेक करो तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। अपनी तरफ से कोशिश तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी कर रहा है कि ये चीज़ यहीं पे रह जाए और दूसरे एल्वुलाई को ये किसी भी तरीके से अफेक्ट ना करे। लेकिन डेफिनेटली समटाइम्स अगर इम्यून सिस्टम वीक है और अगर हमने टाइम पे ट्रीटमेंट ना शुरू किया तो आपका पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी जा सकता है। सिलिकोसिस के पेशेंट्स को आप पहचानोगे कैसे? जब पेशेंट आपके पास आएगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी विच इज़ डिज़निया, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और साथ में कफ होगी। क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल अंदर जाने लगता है हमारे लंग्स में तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले क्या करता है कि उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो ना निकाल सके तो फिर ये सारा प्रोसीजर चलता है। अब वो इसको निकालने की कोशिश करने में उसको क्या होगा, कफ रिफ्लेक्स आएगा, पेशेंट को बुखार होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द साइटोकाइंस, नेक्रोसिस फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन 1, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस की वजह से, और साथ ही वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड टैकेपनिया, क्योंकि उसको सांस लेने में मुश्किल है तो वो सुपरफिशियल करेगा और बार बार सांस लेने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि एल्वुलाई डैमेज हो रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स डैमेज हो रहे हैं यहाँ पे, और इवन के लिम्फ नोड्स तक एनलार्ज्ड हो रहे हैं, तो इसलिए पेशेंट जो है उसको सांस सही नहीं आता, ऑक्सीजन सही नहीं मिल पाती, तो आपका पेशेंट जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देना शुरू हो जाएगा विच इज़ साइनोसिस। उसके स्किन, उसके लिप्स जो हैं वो आपको ब्लू नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली टीबी और फर्दर इन्फेक्शंस जो हैं वो इजीली हो जाएंगे। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट सिलिकोसिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो,
and then we will proceed to the next topic.